Hello, 7th class. Today we are going to continue our chapter 2nd from history, and chapter name is New Kings and Kingdoms. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel स्कूली ज्ञान। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे राजा महाराजा टैक्स वगैरह लगाया करते थे, कैसे उनके किंगडम्स उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे। इवन ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए या अपने आप को पर्टिकुलर एक जगह पे बनाए रखने के लिए चीज़ें उन्होंने करी थी। उसी में कुछ चीज़ें जो है हम लोग ने डिस्कस करी थी टैक्सेस वगैरह में, जिसमें हमने बोला था डिस्कस देखा था कि काफ़ी सारे टैक्सेस वगैरह लिए जाते थे या उनको पर्टिकुलर लैंड वगैरह, मतलब ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिस्कशन किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वॉरफेयर फॉर वेल्थ, मतलब कि नॉर्मल इसमें टॉपिक की बात करें या जो पर्टिकुलर लाइन दिया हुआ है इसका मीन्स क्या है। पहले के राजा महाराजा लोग क्या करते थे कि जितने भी दूसरे किंगडम्स होते थे जिसमें पैसा होता था या बोल सकते खजाना या सोना वगैरह होता था, तो उनको लूटने के लिए पर्टिकुलर उनको अपने अंडर में करने के लिए उन पे अटैक किया करते थे या उनसे बैटल किया करते थे। उसी के बिहाफ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं हमारे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। You have may notice that each of these ruling dynasty was based in the specific region. At the same time they tried to control other areas। मतलब क्या बोला गया इसमें कि नॉर्मली अगर हम लोग किसी भी राजा महाराजा की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर रीजन एरिया बोल सकते हैं हम लोग, वहाँ पे रूल करते हैं। लेकिन साथ साथ में जिस टाइम वो वहाँ रूल करते हैं इसके साथ में उनका क्या बोल सकते हैं एम होता है या बोल सकते हैं उनकी विश होती है कि वो दूसरे जो एरिया है उन पर भी अपना कंट्रोल कर लें। अब वो पॉसिबल कैसे हो पाएगा? सिंपल सी थिंक है, बैटल या लड़ाई के थ्रू। फिर नेक्स्ट बोला गया वन ऑफ पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज सिटी ऑफ कन्नौज इन गंगा वैली। उसमें से अगर हम लोग बात करें उन एरिया में से या उस तरह के एरिया की बात करें तो उसमें सबसे मेन एरिया है गंगा वैली का कन्नौज, जो कि गंगा वैली के नियर बाय स्टैब्लिश है। 4th सेंचुरी रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहार राजकुटा एंड पाला डायनेस्टी फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो इसलिए क्या बोला गया है, अगर हम लोग बात करें ऑल ओवर रूलर्स के लिए जो कन्नौज के लिए लड़े थे या गंगा वैली के नियर बाय जो लोकेटेड कन्नौज है उसके लिए उन्होंने बैटल लड़ी थी, तो उसमें से कुछ डायनेस्टीज़ के नाम दिए हैं। गुर्जर प्रतिहार हो गया, राजकुटा हो गया और पाला डायनेस्टी। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ये क्यों लड़े थे या किस इसके पीछे कारण क्या था? कंट्रोल करना किसके ऊपर? कन्नौज जो था, जो कि गंगा वैली के नियर बाय स्टैब्लिश था। अब स्टूडेंट इसमें देखो एक चीज़ आएगी इसमें आगे कि कन्नौज पे ये लोग क्यों अपना ऑक्यूपाई या अपना कब्जा करना चाहते थे या उस पर क्यों अपना अधिकार जमाना चाहते थे, तो उसका कारण आगे दिया हुआ आएगा। फिर नेक्स्ट है बिकॉज दे वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट्स एज द त्रिपाठीज स्ट्रगल। मतलब इनकी बात करें तो ये 3 डायनेस्टीज़ हैं, मतलब वैसे बेसिकली डायनेस्टीज़ हैं लेकिन इनको 3 पार्टीज़ के नाम से बोल दिया गया। ठीक है, उसी के भी यहाँ पे बोला गया कि बाद में हिस्टोरियंस ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट्स या जो पूरा इनके बीच में बैटल या वॉर वगैरह चली थी, इस पूरे को इन्होंने किस नाम से जाना गया या क्या नाम दिया हिस्टोरियंस ने? त्रिपाठीज स्ट्रगल्स। ठीक है, अब ये त्रिपाठी स्ट्रगल होता क्या है या इससे आगे क्या चीज़ हुई वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि आगे दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर मैप के लिए कि मैप जो 1 है उसमें उसके स्ट्रगल और पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जो चीज़ें दी गई है उसी से बेस्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। अब वो चीज़ है क्या या वो बेसिकली है क्या, तो इसमें दिया हुआ है मैप फर्स्ट एंड सजेस्टेड रीज़न वाई दीज रूलर्स वांटेड टू कंट्रोल कन्नौज एंड गंगा वैली। अब जो मैप फर्स्ट है उसमें पर्टिकुलर जो तीनों जो पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग रूलर्स या डायनेस्टीज हैं उनके बारे में बताया गया, कहाँ कहाँ ये लोग बसे हुए थे, गंगा वैली कहाँ लोकेटेड थी उसके बारे में बताया गया। तो उसी के बिहाफ पे हमारे को आंसर करना है क्यों गंगा वैली या कन्नौज जो है या बोल सकते हैं दोनों जो है उस पर ये तीनों बोल सकते हैं डायनेस्टीज कंट्रोल करना चाहती थी, इसके पीछे कारण क्या था। तो इसमें नेक्स्ट दिया गया है सेम, अगर हम लोग कंटिन्यू करें कि एज वी विल सी पेज नंबर जो भी है 62 66 आगे जो रहेगा या आगे आएगा, रूलर ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट दियर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। नॉर्मल होता है ना, आज भी ह्यूमन बींग क्या करता है दिखावे के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, जिसका पैसा होता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग या फ्लैट वगैरह या बड़े बड़े बंगलो बना लेता है या लग्जरी कार वगैरह परचेस कर लेता है। तो वैसे भी उसी तरीके से राजा वाजा जो हुआ करते थे उस टाइम पे, जो बड़े बड़े महाराज हुआ करते थे पावरफुल वगैरह हुआ, तो वो क्या करते थे उन अपने आप की पावर शो करने के लिए, अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, मतलब दर्शाने के लिए या लोगों को शो ऑफ करने के लिए क्या करते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते
थे, बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे, जिसमें हम लोग छोटे मोटे एग्जांपल्स मतलब एक दो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, लाल किला हो गया, ठीक है, कुतुब मीनार हो गया। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? उन राजाओं के उस टाइम पे रूल करते थे, उसका प्रूफ है। फिर आगे दिए गए, सो when they attacked another kingdoms, they often choose to target temples which were sometimes extremely रिच। मतलब क्या होता है कि लाइक आप सिंपल से थिंक है, सारे राजा महाराजा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बताने के लिए वो बोलते हैं बड़े बड़े टेंपल या बिल्डिंग्स बनवाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ उसमें क्या होगा, ऑर्नामेंट्स वगैरह, मतलब आभूषण या गोल्ड वगैरह, मतलब कुछ भी वो एक्सपेंसिव बोल सकते हैं या प्रीसियस जो चीज़ है वो वहाँ पे देखने को मिलेगी, मतलब मूल्यवान चीज़ें वगैरह। तो इसीलिए जो भी राजा किसी भी किंगडम पे या किसी भी स्टेट या राज्य पे अटैक करता था, सबसे पहले उसका टारगेट क्या हुआ करता था? टेम्पल्स हुआ करते थे। और उसके पीछे कारण क्या बताया गया? कई बार वो टेम्पल्स जिस पे वो अटैक किया करते थे वो काफ़ी ज़्यादा रिच मतलब उसमें जैसे फॉर एग्जांपल गोल्डन स्टैचू, मतलब सोने की मूर्ति हो गई, गोल्डन ऑर्नामेंट्स, गोल्डन जो आभूषण होते हैं, मतलब जो देवी देवता को चढ़ाए जाते हैं या उन पे पहनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो सब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते थे, और इसी कारण लोग या ज़्यादातर जो राजा वाजा कहाँ अटैक करते थे? उस किंगडम के टेम्पल्स पे। फिर आगे दिया, यू विल रीड अबाउट दिस चैप्टर 5। मतलब अगर हम लोग और बात करें इसके बारे में या इसके बारे में और डिस्कशन करें तो हमारे चैप्टर 5 में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, क्या क्या नहीं होती थी। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट चीज़। तो आगे क्या बोला गया? वन ऑफ द बेस्ट नॉन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान। मतलब जिसकी बात कर रहे हैं कि टेम्पल्स में अटैक करके और उनसे गोल्ड वगैरह ले जाना या मूर्ति चुराना या बोलते हैं ऑर्नामेंट्स वगैरह लूट लेना, तो उसमें से एक रूलर सबसे कॉमन या सबसे बोलते हैं फेमस है, जिसका नाम है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जो कि कहाँ का? अफ़गानिस्तान का सुल्तान हुआ करता था, या हम लोग सीधे सीधे बोले अफ़गानिस्तान का रूलर था, ठीक है। और अफ़गानिस्तान में भी एक पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है गजनी, तो वहीं का ये सुल्तान था। इसने आगे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दिया हुआ, ही रूल्ड फ्रॉम 1997 टू 1030 एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा क्या बोला गया है सुल्तान के लिए या महमूद गजनी के लिए बात करें तो इसने लगभग 1997 से लेके 1030 तक इसने रूल किया। इसके साथ साथ पूरे सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो था सब कॉन्टिनेंट, मतलब उपमहाद्वीप था, वहाँ पे इसका कंट्रोल था, या बोल सकते हैं इसने अपना बोलते हैं लाइक खुद को स्टैब्लिश कर लिया था या ऑक्यूपाई कर चुका था। फिर नेक्स्ट बोला, ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। मतलब इसका सबसे मेन पॉलिसी बोल दें या इसका जो एम या गोल होता था वो क्या होता था कि बैक टू बैक रेड करता था। अब रेड से मतलब क्या होना? छापा डालना। अब यहाँ पे हम छापे के बजाय हम लोग क्या बोलेंगे? लूट बोलेंगे इसके बजाय, क्योंकि वो छापा नहीं डालता था, एग्जैक्टली वो लूट करता था, ठीक है। तो वो सब कॉन्टिनेंट्स पे हर साल लूट करता था, या हर साल उस पर अटैक करके उस पर जो भी टेम्पल्स होते थे या खजाना होता था, वॉट एवर जो भी वेल्थ होती थी उसको वो लूट लेता था। फिर आगे बोला गया, हिज टारगेट वर वेल्दी टेम्पल्स। मतलब क्या बोला है कि उसके मेनली टारगेट क्या होते थे? वो टेम्पल्स या वो मंदिर जिसमें पैसा या मूर्तियाँ सोने की हुआ करती थी। मतलब सिंपल सी बात करें तो इसमें बोला गया है कि वो मंदिर को टारगेट करके उनमें जो भी खजाना होता था, जो भी मूर्ति होती थी, जो स्पेशली गोल्डन वगैरह की होती है, उनको लूट लेता था या उन पर लाइक अपना कब्जा कर लिया करता था। फिर आगे इसमें इसके बिहाफ पे क्या दिया हुआ है? अब इसमें मेन टेम्पल जिसका एग्जांपल हम लोग कॉमनली देखते हैं या उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अटैक या बोलते हैं बहुत ज़्यादा लूट की गई थी महमूद गजनी के थ्रू, वो है सबसे ज़्यादा सोमनाथ टेम्पल, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे लूट की थी, या बोलते सबसे ज़्यादा खजाना उस गजनी ने जो अफगानिस्तान से आया था उसने वहाँ पे लूटा था। इसके साथ साथ बोला गया, मच ऑफ वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। मतलब क्या बोला गया कि इसने अपने पूरे जो कैपिटल थी उसका जो बोलते हैं ना लाइक राजधानी थी, उसको बहुत आलीशान या बहुत शानदार बनाने के लिए सारी लूट करी थी, और जो भी खजाना लूटा गया था या जो भी चीज़ उसके थ्रू यहाँ से ले जाई गई थी हमारे सब कॉन्टिनेंट या बोल सकते हैं एशिया, ईरान वगैरह से, वो उसको अपने जो भी राजधानी है या अपना जो किंगडम है उसको बहुत आलीशान या शानदार बनाने के लिए उसने लाइक बिल्ड किया या उसको उसमें हेल्प ली। फिर नेक्स्ट इसमें एक वर्ड आया सुल्तान, जो कि हम लोग ने भी डिस्कस किया था कि महमूद गजनी जो है अफ़गानिस्तान का सुल्तान है। सुल्तान होता है क्या बेसिकली? तो ये अरेबिक वर्ड या अरेबिक टर्म्स में बात करें तो इसका मीन्स होता है रूलर, जिसको हम लोग बोलते हैं राजा के नाम से जानते हैं या महाराजा वगैरह जो भी होता है उस तरीके से इसको जानते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें कंटिन्यू क्या दिया हुआ है। सुल्तान महमूद was also interested in finding out more about the people he conquered and the entrusted a scholar named Al-Birani to write an
अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। मतलब इसमें क्या बोला है, सुल्तान जो महमूद था इसके अलावा उसको क्या अच्छा लगता था, फाइंडिंग अबाउट मोर पीपल, मतलब क्या करना, लोगों के बारे में या लोगों से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब कैसी जानकारी, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दिया इसने कि एक स्कॉलर था जिसका नाम दिया हुआ एल बेरोनी, जिसने सब कॉन्टिनेंट में जो भी लूट हुई थी या सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, मतलब सिंपल सी बात करें तो महमूद जो गजनी था उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसने अपनी बुक के अंदर या अपने उसके जो भी किताब थी उसके अंदर लिखा था या उसके बारे में वर्णित किया था या डिटेल से बताया था। अब इसमें क्या बोला है, दिस अरबिक वर्क नॉन एज द किताब उल हिंद, मतलब यही काम कौन से वाला, जो कि लाइक सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड या इसके जो भी कॉन्क्लूड किए गए थे या जिस पर हमला किया गया था या जाना गया था, उससे सेम वर्क जो है अरेबिक में या अरेबिक के अंदर लिखा गया, जिसका नाम रखा गया किताब उल हिंद। अब इसमें आगे नेक्स्ट चीज़ क्या दी गई है, रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस, ही कंसल्ट संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। मतलब अगर हम लोग हिस्टोरियंस की बात करें या हिस्टोरियंस हमारे जो सोर्स हैं, मतलब इतिहास के जो भी स्रोत वगैरह हैं, तो उसमें नेक्स्ट चीज़ क्या दी गई है कि ने पर्टिकुलर संस्कृत के अंदर भी बोला था कि लाइक जो ये पर्टिकुलर जो भी इसके इवेंट्स हैं, जो इसने घटना घटी थी या जो भी चीज़ इसने करी थी उसको संस्कृत में भी क्या किया जाए, लिखा जाए। किसके थ्रू, वो स्कॉलर्स जो विद्वान होते हैं उनके थ्रू। तो मतलब इन शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो यहाँ पर जो भी राजा महाराजा होता था खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करता था, सारे एफर्ट्स लगाता था, चाहे वो बुक में छपवाना हो, चाहे वो किसी पत्थर पे लिखवाना हो या पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग या टेम्पल्स वगैरह बनवाना हो। ठीक है, तो इसी से पता लगता था वो कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग है और कितनी उसकी पॉपुलरिटी है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे बताया लुक एट द मैप वन, मतलब वही सेम उसी मैप पे देखना है और क्या बोला है, डिस्कस वाई द चामानास में हैव द वांटेड टू एक्सपेंड दियर टेरिटरी। मतलब चामानास जो दिया हुआ है स्पेशली, तो इसके लिए बोला गया कि क्यों इन्होंने अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने की सोची, मतलब क्यों फैलाने की सोची। फैलाने से मीन्स लाइक उसको एक्सटेंड करना, बढ़ा देना या उसको इंक्रीज़ कर देना। नेक्स्ट बताया गया है अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन द वॉरफेयर इंक्लूडिंग द चामानास लेटर नॉन एज द चौहान्स हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। मतलब क्या बोला कि इसके अलावा जैसे ऐसे नहीं कि लाइक महमूद गजनी था उसने अटैक किया या उसने कब्जा किया या उसने रूल किया, इसके अलावा और भी रूलर्स है जिसमें से सबसे मेन कॉमनली नाम जिसका निकल के आता है या जिस डायनेस्टी का निकल के आता है वो है चौहान्स। और उन चौहान्स को हम लोग पहले किस नाम से जानते थे, चाहमानास के नाम से जाना करते थे, जिन्होंने लगभग दिल्ली और अजमेर दोनों पे ही क्या किया था, उसके आसपास के रीजन या आसपास के जो एरिया थे उसके ऊपर रूल किया था। इसके साथ साथ दिया गया है दे अटैम्प्ट टू एक्सप्लेन रिपीट। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, दे अटैम्प्ट टू एक्सपेंड दियर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट दे वेयर दे वर अपोज बाय द। मतलब क्या बोला है इसमें कि इन्होंने अपने पावर को या बोल सकते हैं अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए या बोल सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए, तो इन्होंने वेस्ट से लेके ईस्ट तक पूरा बोल सकते हैं लाइक कंट्रोल कर लिया था। इवन ऑल्सो वेयर दे वर अपोज बाय, मतलब जहाँ पे इनको रोका गया या बोल सकते हैं कंट्रोल किया गया था, वो हम लोग देखेंगे कि लाइक कहाँ पे इनको कंट्रोल या इनको बोल सकते हैं हराया गया था। अलग कंट्रोल करने से मीन्स या अपोज करने से मीन्स इनको हरा देना या इनको पराजित कर देना। तो यहाँ पे क्या दिया है, अपोज बाय चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड गढ़वालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मतलब अगर हम लोग बात करें तो चौहान वगैरह को गुजरात में चालुक्यास और गढ़वालास जो थे वेस्टर्न यूपी या बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ पे इनको रोक दिया गया या बोल सकते हैं इनको हरा दिया गया। बोल सकते हैं इनके जो किंगडम स्टैब्लिशमेंट चल रहा था, मतलब किंगडम एक्सपेंड किया जा रहा था, उसको वहाँ पे कंट्रोल कर दिया गया। फिर आगे बोला गया द बेस्ट नॉन एज द चामानास रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड। मतलब अगर हम लोग बात करें चौहानों में से सबसे अच्छा जो रूलर या सबसे पावरफुल जो रूलर बताया गया वो किसको बताया गया, पृथ्वीराज या पृथ्वीराजा थर्ड, जिसने रूल किया था 1168 से लेके 1192 तक। फिर नेक्स्ट बोला गया हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम सुल्तान मोहम्मद गौरी इन 1191 बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर 1192। मतलब यहाँ पे क्या था, पृथ्वीराज थर्ड को क्यों इंपॉर्टेंट माना गया है, बिकॉज उसने अफगान जो रूलर जिसका नाम है सुल्तान मोहम्मद गौरी, उसको हराया था कब, 1191 के अंदर। लेकिन बाद कुछ ही टाइम बाद में मतलब विद इन 1 ईयर क्या था, वो इस चीज़ को या बोल सकते पर्टिकुलर वो ये हार चुका था या एक तरह से बोल सके मोहम्मद गौरी से हार गया था। फिर नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट आपके सामने ये मैप दिया हुआ है,
जो बार बार बात आ रही थी मैप की, लाइक मैप के बारे में देखो या मैप में देख के आप बताओ वगैरह, तो वो यही मैप है जिसमें लाइक हमारे को आगे जो डिस्कस करना है या इससे रिलेटेड बातें हैं कि लाइक कैसे कैसे दिया हुआ इसमें। यादवास मतलब जैसे आज यादव बोलते हैं तो उनको यादवास हुआ करते थे, या फिर हमारे यहाँ पे बात करें गुजर प्रतिहार वगैरह है। इसके अलावा बात करें जो भी है दिया है कलिंगा हो गया, तो ये सारे सारे क्या तो उस टाइम पे किंगडम बोल दें या पर्टिकुलर हम लोग बोलते हैं डायनेस्टी बोल दें, तो इन लोगों ने यहाँ पे रूल किया था। स्पेशली यहाँ पे अलग अलग जो है रीजन के अंदर अलग अलग एरिया में इनको मेंशन किया गया है, इनके बारे में बताया गया है। फिर आगे देखते हैं कंटिन्यू। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम ओरियोर टू तंजोर, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बात करें अब यहाँ पे किंगडम्स एक्सपेंडेड या साम्राज्य को बढ़ाने की बात हो रही है कि कैसे लाइक ओरियोर से लेके तंजूर से तक वहाँ तक फैलाया गया था, किंगडम इस्टेब्लिश किया गया था या एक्सपेंड किया गया था। अब इसमें देखते हैं कि लाइक हुआ क्या था मेनली। तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ क्या दिया हुआ है, हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर। मतलब हम लोग चोलाज की बात करें तो ये इससे काइंड ऑफ या फिर बोल सकते हैं ये क्या है डायनेस्टी है। तो चोलाज ने अपनी पावर कैसे इंक्रीज़ करी, तो यहाँ पर दिया हुआ है द माइनर चीफली फैमिली नॉन एज द मुतियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। मतलब क्या बोला है कि एक चीफली फैमिली एक परिवार था या बोल सकते हैं एक समूह था, ग्रुप था, जिसका यहाँ पे बोला गया है, जिसको लाइक मुतियार के नाम से जाना गया है। तो उनके पास पावर थी या बोलते हैं ताकत थी, कहाँ की कावेरी जो डेल्टा थी उस पर कंट्रोल करनी। मतलब कहने मीन्स कावेरी डेल्टा पे ये लोग स्टैब्लिश थे या वहाँ पे रूल किया करते थे, या ऑल ओवर लुक आफ्टर भी बोल सकते हैं हम लोग। फिर बोला गया दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवास किंग ऑफ कांचीपुरम। तो ये किसके अंडर में या किसके बोल सकते हैं साथ काम करते थे, पल्लवास जो किंग थे, जो कांचीपुरम की बात करें वहाँ के किंग के अंडर में या उनके साथ में काम किया करते थे। अब यहाँ पर दिया है विजल्या हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ चोलास फ्रॉम द ओरियोर कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुतियार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। मतलब यहाँ पे एक नाम दिया है पर्टिकुलर जिसका नाम दिया है विजल्या। तो उसने क्या था, वो एंशियंट चीफ फैमिली जो थी, जो चोलास वगैरह से हम लोग बात कर रहे हैं जिनके बारे में, तो वहाँ से बिलोंग करता है। स्पेशली जो है एक जगह का नाम है ओरियोर। और उसने आगे जाके जो डेल्टा था, कौन सा डेल्टा, जो कि पर्टिकुलर किसके अंडर में आया करता था, मुतियार जो फैमिली है बोल सकते हैं डायनेस्टी थी या बोल सकते हैं रूलर जो थे उनके अंडर में आया करता था, उनसे कैप्चर कर लिया था। कैप्चर मीन्स होता है छीन लेना या उस पर कब्जा कर लेना। और ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग, मिडल ऑफ 9th सेंचुरी, मतलब जो 9वीं शताब्दी थी उसकी मिड की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज़ क्या दी गई है कि आगे क्या इसके अचीवमेंट्स हैं वो सारी फिर आगे देखते हैं क्या होता है इसके अचीवमेंट्स में। ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजोर एंड द टेम्पल्स ऑफ गॉडेस निसुम्बदिनी देयर, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग बात करें किसके बारे में कि सिंपल सी बात से हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि लाइक कैसे कि मतलब राजा महाराजा जीतने के बाद या बोल सकते हैं जीतता भी नहीं था तो भी अपनी पावर को शो करने के लिए टेम्पल बनाता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मतलब महल बोल दो या आपके पर्टिकुलर जो फोर्ट होते हैं वो सारी चीज़ें हो गई तो वो बनवाया करता था। तो सेम इसने भी क्या किया, एक तो उसने टेम्पल बनवाया, ठीक है, इसके साथ साथ एक टाउन बसाया। इसके अलावा जो जिस देवी का या बोल सकते हैं गॉडेस जो था टेम्पल जिसका बनवाया था उनका नाम है निसुब दूसनी, ठीक है, निसुब दूसनी या हम लोग बोल सकते हैं पर्टिकुलर देवी का एक ये टेम्पल था। आगे दिया गया द सक्सेसर ऑफ द विजल्या कॉन्क्यूर्ड द नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम ग्रू इन द साइज एंड द पावर। अब क्या हुआ, सक्सेसर मतलब लाइक विजल्या का जो सक्सेसर था उसने पास वाली जो कंट्रीज़ थी या पास वाली जो बोलते हैं रीजन जो थे उसके ऊपर अपना कब्जा किया। कब्जा करने के साथ साथ इन्होंने पावर और साइज मतलब किंगडम और अपनी जो ताकत थी दोनों ही को क्या किया, बढ़ा लिया या उसको इंक्रीज़ कर लिया। अब आगे क्या बोला है, द पांड्यन एंड द पल्लवा टेरेटरीज टू साउथ एंड द नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। मतलब ये इस किंगडम की बात करें तो इसमें पांड्या और पल्लवा की जो टेरेटरीज थी, मतलब ये भी डायनेस्टीज़ हैं, तो इनके जो साउथ और नॉर्थ रीजन थे वो भी इस किंगडम का हिस्सा थे या भाग थे। आगे बोला गया है राजा या जो बोला गया राजा फर्स्ट है उनके बारे में, कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बिकेम द किंग 1985। मतलब अगर हम लोग बात करें राजा जो कि सबसे पावरफुल रूलर्स की बात करें चोला के अंदर तो सबसे पावरफुल रूलर राजा थे, और इन्होंने जो किंग मतलब ये बोल सकते हैं अपनी राजगद्दी संभाली या राजा बने थे वो बने थे 1985 के अंदर। एंड एक्सपेंडेड द कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। मतलब उन्होंने रूल करने के साथ साथ उसके आसपास के जो भी एरिया थे या जो बोलते हैं क्षेत्र थे उनके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया या बोलते थे उन पर कब्जा कर लिया, ठीक है। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। इसके साथ साथ
क्योंकि एम्पायर जो मतलब पूरा जो साम्राज्य होता है उसको लाइक कंट्रोल या सही तरीके से स्टैब्लिश करने का मेन या बोलते हैं उसके पीछे जो कारण होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब प्रशासन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही क्या होगा, वो किंग या वो पर्टिकुलर राज्य या पर्टिकुलर जो बोलते हैं किंगडम है अच्छे से चल पाएगा या लॉन्ग टाइम टर्म तक काम करेगा। अब दिया नेक्स्ट आगे, राजा सन्स राजेंद्र। अब इनका बेटा जिसका नाम है राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूस हिज पॉलिसी एंड इवन रेड द गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशंस। मतलब क्या बोला गया है कि राजेंद्र जो लाइक राजा का बेटा था या उसका सन था, उसने इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। कौन सी पॉलिसी? लाइक लोगों पे अटैक करना और अपना किंगडम एक्सपेंड करना। और इसके साथ साथ जो गंगा वैली थी, श्रीलंका था, इसके अलावा आसपास के साउथ ईस्ट एशिया की जो भी कंट्रीज़ थी उन पे इन्होंने रेड करना या बोलते थे इन पे कब्जा करना या अटैक करके लूटना कंटिन्यू रखा। इवन ऑल्सो उन्होंने एक नेवी या एक बोल सकते हैं समुद्री रास्ते के थ्रू दूसरे किंगडम्स को या दूसरे साम्राज्य को फाइंड करने के लिए इन्होंने एक नेवी या बोल सकते हैं समुद्री जहाज़ वगैरह भी इन्होंने इस्टेब्लिश किए थे या बोल सकते हैं उनकी बारे में खोज वगैरह करी थी। खोज से मतलब लाइक जिससे वो क्या कर सके, एक देश से दूसरे देश जा सके थ्रू द वाटरवेज। फिर नेक्स्ट है हमारा जो टाइटल बोल दे, स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड द ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। ठीक है, स्प्लेंडिड मतलब होता है आपके नॉर्मल बहुत शानदार बहुत आलीशान जो टेम्पल्स हैं उनके लिए। और हम लोग बात करें तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर, तो ब्रॉन्ज इज अ काइंड ऑफ मेटल और स्कल्पचर्स होता है मतलब जिसको मूर्ति को बोलते हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ये है क्या या इसमें क्या चीज़ हमारे को देखना है वो सारी। तो स्टूडेंट जो ये हमारा टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और कुछ भी आपकी क्वेरीज वगैरह हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि लाइक हाँ बिल्कुल वीडियो वगैरह सही है, समझ में आ रहा है, तो लाइक भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।